Hello everyone, Himalaya Adhua welcomes you all. Myself Artika Dhamir. In the today's session, we will begin with the third chapter for your CUT examination for psychology, that is meeting life challenges. So let's begin. अब हम इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे स्ट्रेस के ऊपर. अब स्ट्रेस तो सबको डेली लाइफ में होता है, हर तरह के स्ट्रेस से आप डील करते हैं. हो सकता है कुछ लोग डेली लाइफ में ये डील करते हो कि छोटी छोटी बातों पर स्ट्रेस हो जाती है, छोटी छोटी बातों पर चिंता करने लग जाएंगे, ओवर थिंक करने लग जाते हैं. कुछ होते हैं कि बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आने पर ही से स्ट्रेसफुल फील करते हैं. कुछ ऐसे भी होते हैं कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन तो सामने है बट उसमें काम रहते हैं ताकि वो सिचुएशन ईजिली हैंडल हो सके और जो भी प्रॉब्लम वो सिचुएशन जनरेट कर रही है ना उसको न्यूट्रलाइज कर सके. किस तरह से आप किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को हैंडल करते हैं या आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसा है, आप कौन सी टेक्निक्स अप्लाई कर रहे हैं स्ट्रेस को संभालने के लिए, ये सब आपकी कहीं ना कहीं बिहेवियर पे भी इम्पैक्ट करता है, आपके साइकोलॉजिकल वेलबींग पे भी इम्पैक्ट करता है और आपकी फिजिकल हेल्थ पे इफेक्ट करता ही करता है. स्ट्रेस पढ़ने में और सुनने में बहुत छोटी सी टर्म लगती है कि हम बोल देते हैं इजली हमें तो बहुत सारा स्ट्रेस हो रहा है या थोड़ा सा भी कुछ लाइफ में कुछ हो गया या टाइम पे नहीं पहुंचे, कहीं पर आपको जाना है बहुत अर्जेंटली तो आपको स्ट्रेस होने लग जाता है. हम छोटी छोटी चीज़ों पे स्ट्रेस तो ले लेते हैं लेकिन उसका इम्पैक्ट जो होता है ना वो हमारी बॉडी पर और एज वेल एज हमारी मेंटल हेल्थ पर बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डाल के जाता है. इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है इसका, हमें समझ में नहीं आता. हमें लगता है कि चलो ठीक है न्यूट्रल सी तो बात है, हर कोई स्ट्रेस लेता है, हम भी ले लेंगे तो क्या ही हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता. तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम देखेंगे क्या क्या स्ट्रेस से हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, किस तरह से हम स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं और उनसे ओवरकम कर सकते हैं और हम अपनी साइकोलॉजिकल वेलबींग और फिजिकल वेलबींग दोनों को बैलेंस कर सकते हैं. तो अगर हम बात करते हैं स्ट्रेस की, ऑल दी चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस पुट अस ऑन स्ट्रेस. कोई भी चैलेंज हमें फेस करना हो, चाहे वो आपके एकेडमिक से रिलेटेड हो, कल्चरल एक्टिविटीज से रिलेटेड हो या करिकुलर एक्टिविटीज से हो, कुछ भी हो, वो आपको कहीं ना कहीं वो चैलेंजेस भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में डाल देते हैं. कुछ पैटर्न, सर्टेन पैटर्न्स, मतलब आपके रूटीन लाइफ से भी आप कभी कभी स्ट्रेसफुल हो जाते हैं कि आपको रोज उठना है, सुबह स्कूल जाना है, किसी को ऑफिस जाना है, किसी को कोई काम करना है, या हाउस वाइफ भी इनफैक्ट जो जो लोग घर में भी रहते हैं, बच्चे भी हों, उन्हें भी स्ट्रेस हो जाता है. क्यों? आप अपने रूटीन से कहीं ना कहीं फील करने लग जाते हैं इरिटेटेड, जिसके बाद हम कहते हैं वी नीड ब्रेक, जो ये वाला सेक्टर है. फिर अगर हम सर्कमस्टांसेस की बात करें तो सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो इन्वायरमेंट से भी क्रिएट हो सकती हैं और इंडिविजुअल की अपनी पर्सनल वेलबींग पर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डाल देती हैं कि किस तरह से आप स्ट्रेस से घिरे हुए हैं. देन दस इफ हैंडल्ड प्रॉपरली स्ट्रेस इंक्रीजेज द प्रोबेबिलिटी ऑफ वंस सर्वाइवल. अब क्या है, अगर स्ट्रेस को आप बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं तो उसका क्या आउटकम होता है, आपका जो सर्वाइवल होता है ना उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है. मतलब आपके जिंदा रहने के जो चांसेस है ना वो कहीं ना कहीं बढ़ जाते हैं अगर आप स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को इजीली हैंडल कर लेते हैं तो. नेक्स्ट, स्ट्रेस इज लाइक इलेक्ट्रिसिटी, एक इलेक्ट्रिसिटी के जैसा है. अब क्यों ऐसा कहा गया इसे समझते हैं. इट गिव्स एनर्जी, increases human arousal and affects performance. However, if the electric current is too high, it fuses bulbs and damage appliances. ये तो नेचुरल सी बात है. स्ट्रेस एक इलेक्ट्रिसिटी के जैसा होता है. जैसे आपको कोई भी घर में लाइटें वगैरह जलानी है तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी एक मिनिमल अमाउंट में रिक्वायर्ड होती है. अगर वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाए तो बल्ब फ्यूज़ हो जाते हैं, डैमेज हो सकते हैं अप्लाइंसेस को. ऐसे ही बॉडी का भी सिस्टम होता है. एक ऑप्टिमल लेवल का, एक बैलेंस स्टेट का स्ट्रेस बॉडी को रिक्वायर होता है. अगर इनफैक्ट वो भी यू स्ट्रेस मतलब पॉजिटिव साइड में रिक्वायर्ड होता है. हमेशा जो हार्मफुल स्ट्रेस है, डिस्ट्रेस है, वो तो नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है उसमें. तो क्या है, हमारी बॉडी को अराउज करने के लिए इंपॉर्टेंट तो होता है ताकि हम किसी भी एक्टिविटी को, किसी भी टास्क को अच्छे से परफॉर्म कर सके. क्योंकि हमारी जो परफॉर्मेंस होती है ना उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है. क्योंकि क्या इमोशंस हैं आपके या कैसा बिहेवियर है आपका पर्टिकुलर गोल को या टारगेट को अचीव करने के लिए, ये सब कहीं ना कहीं डिसाइड करता है कि आप स्ट्रेस में कितने रहेंगे. जैसे आपके एग्जाम्स आ रहे हैं तो कुछ बच्चे ऐसे बिल्कुल चिल, जब एग्जाम आएंगे तभी पढ़ेंगे, उनका स्ट्रेस लेवल जो एग्जाम टाइम में बहुत ज़्यादा हाई रहेगा. ये अगर आप स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा करके चीज़ों को, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते चलते तो आपको एंड ऑफ द डे स्ट्रेस जो है कम रहता है. क्योंकि आपको पता है यू हैव कवर्ड दिस मच ऑफ सिलेबस, या आपने इतने सेक्शन कर लिए, इतना रहता है. देन हाई स्ट्रेस टू कैन प्रोड्यूस अनप्लीजेंट इफेक्ट्स एंड कॉज ऑन परफॉर्मेंस टू डिटेरोइड. अब क्या होता है, अगर मिनिमल लेवल का स्ट्रेस है तो परफॉर्मेंस आपकी कहीं ना कहीं अच्छी रहती है. लेकिन हम बहुत ज़्यादा अगर स्ट्रेस ले लेते हैं ना, वो स्ट्रेस से अगर आपको साइकोलॉजिकल चेंजेस लाइक एंजाइटी होने लग जाएगी, फियर होने लग जाएगा, कहीं ना कहीं आपकी जो परफॉर्मेंस है ना वो सीधी नीचे आ जाएगी, डेटरॉइड हो जाएगी, एकदम से गिर जाएगी. एक तरफ तो आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही थी, अब क्या है सीधी डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी. आप जितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं ना वो भी नहीं कर पाएंगे अगर आप स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे ले जा रहे हो और आपके अंदर फिजियोलॉजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल चेंजेस ईजिली नोटेबल हैं, तो आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में हैं. देन conversely, too little stress may cause one to feel somewhat listless and low on motivation, which may lead to us perform slowly and less efficiently. अब इसका उल्टा भी होता है. अगर हम स्ट्रेस लेंगे ही नहीं,
आप बिल्कुल ऐसे निश्चिंत होकर बैठ गए हैं कि देखा जाएगा जो होगा, आप बॉडी को मूव भी नहीं कर रहे, आपको मोटिवेशन ही नहीं है ना, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक है, किसी भी तरह की मोटिवेशन है ही नहीं आपके अंदर उस काम को करने के लिए, तो उसका क्या होगा, हम परफॉर्म भी स्लो करेंगे और उसके साथ साथ हमारी जो परफॉर्मेंस है ना वो एफिशिएंट होगी ही नहीं। जिस तरह की परफॉर्मेंस आपको रिक्वायर्ड है ना उस टारगेट को अचीव करने के लिए, आप करेंगे नहीं, मतलब आलसियों के जैसे उस एक्टिविटी में एंगेज होंगे सिर्फ क्यों, आपको रिक्वायरमेंट है, फुलफिल करनी है, दैट्स इट। होता है ना हमारी कभी कभी इंटरेस्ट की चीज़ नहीं होती, तब भी हम क्या करते हैं, मूड नहीं है उस चीज़ को करने का तो छोड़ देंगे, या बीच में पढ़ लिया उस चीज़ को छोड़ दिया। कुछ कुछ ऐसे चैप्टर्स भी होते हैं जो हमें बोरिंग लगते हैं, तो ये भी एक एग्जाम्पल है। अगर कोई कोई चैप्टर जो को बहुत टफ लगेगा ना, फॉर मैथमेटिक्स फॉर एग्जाम्पल, फिजिक्स, इन सब्जेक्ट्स की बच्चे बहुत टेंशन लेते हैं कि नहीं भाई ये तो टफ है, न्यूमेरिकल जाएंगे तो हम क्या करेंगे, तो वहाँ पर आप क्या, अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लोगे परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी, बहुत कम स्ट्रेस लोगे तो परफॉर्म कर ही नहीं पाओगे, तब भी परफॉर्मेंस खराब है। तो एक ऑप्टिमल लेवल, एक बैलेंस का स्ट्रेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन स्ट्रेस जो है वो बेसिकली दो तरह का होता है, यूज स्ट्रेस और डिस्ट्रेस मेंशन है यहाँ। यूज स्ट्रेस क्या है, इट इज़ अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब द लेवल ऑफ स्ट्रेस दैट इज गुड फॉर एन इंडिविजुअल एंड इज one of a person's best assets for achieving peak performance in managing minor crisis। यूज स्ट्रेस अच्छा स्ट्रेस होता है, मतलब वो रिक्वायर्ड होता है आपकी बॉडी को, ताकि आप बैलेंस स्टेट में रहकर अपने काम को कर सकें। उसके थ्रू क्या आपके जो चैलेंजेस है ना आप उनको ओवरकम कर पाते हैं, और आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत आप पीक पे, मतलब अच्छे से जो है वेल सेटल तरह से उसे दे पाएंगे। और जो आपकी माइनर क्राइसिस, जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती है ना, उनको आप इजीली डील कर पाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि कोई काम आपको मिला आप उसको डेफिनेटली सीधा सीधा ही कर लेंगे, कोई परेशानी आएगी नहीं। बहुत बार होता है हमें छोटे छोटे चैलेंज तो फेस करने ही पड़ते हैं, तो आप उनको जब ओवरकम कर लेते हैं ना, वो इसलिए क्योंकि आपके अंदर यूज स्ट्रेस मौजूद है, कि है तो सही स्ट्रेस लेकिन वो पॉजिटिविटी के सेंस में। देन यूज स्ट्रेस हाउएवर हैज़ द पोटेंशियल ऑफ टर्निंग इनटू डिस्ट्रेस। इट इज दिस लेटर मैनिफेस्टेशन ऑफ स्ट्रेस दैट कॉजेज आवर बॉडी टू वेयर एंड टेयर। अब ये जो यूज स्ट्रेस होता है ना, कब डिस्ट्रेस में बदल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। पहले तक तो पॉजिटिव था, अच्छा हो रहा था आपके लिए, अच्छा है ये स्ट्रेस, लेकिन जैसे ही कुछ ऐसा हुआ कि आपसे कोई सपोज करी सिचुएशन हैंडल ही नहीं हुई या मैनेज ही नहीं कर पाए ना किसी क्राइसिस को, वैसे ही डिस्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही डिस्ट्रेस में कन्वर्ट होगा, आपकी बॉडी की जो स्टेट होगी वो वेयर एंड टेयर, मतलब पूरी तरह से खराब हो जाएगी। क्या होगा, साइकोलॉजिकल अराउजल तो होंगे, टेंशन हो जाएगी, रात की नींद खराब करने लग जाएंगे आप, मतलब भूख नहीं लगेगी, अलग अलग तरीके के अराउजल्स बॉडी में देखने को मिलेंगे। यही कहीं ना कहीं आपको पेन या आप ऐसी फीलिंग भी, लो ऑन मोटिवेशन, सच काइंड ऑफ फैक्टर्स भी आप दिखाएंगे। आपको फटीग रहेगा, काम करने का मन ही नहीं करेगा, तो ये सब आपके फिजियोलॉजिकल चेंजेस तो आएंगे आएंगे, साइकोलॉजिकल अलग और इमोशनल अनस्टेबिलिटी अलग आएगी साथ में। देन स्ट्रेस इज डिफाइंड एज the pattern of responses an organism makes to stimulus event that disturbs the equilibrium and exceeds a person's ability to cope। अब इसमें क्या एक्सप्लेन कर रहा है, स्ट्रेस को कैसे किया है, एक तरीके का पैटर्न होता है रिस्पॉन्सेज का, जो एक इंडिविजुअल किसकी तरफ देता है, स्टिमुलस की तरफ। स्टिमुलस क्या है, जो भी इन्फॉर्मेशन आपके इन्वायरमेंट से आपको आ रही है, तो ये भी कहीं ना कहीं स्टिमुलस रिस्पॉन्स में काम कर रहा है ना, कि हमारे पास में एक स्टिमुलस आया, उसकी तरफ हम कैसा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, हमने जो भी रिस्पॉन्स दिया वो डिसाइड करेगा कितना एक स्ट्रेस से हम डील कर रहे हैं। ठीक है, स्टिमुलस इवेंट हुआ, उसके बाद हमने क्या हुआ, अगर वो चीज़ हमारे इक्विलिब्रियम को, यानी कि हमारे बैलेंस को डिस्टर्ब कर रही है ना अगर, तो कहीं ना कहीं हम जो है स्ट्रेस की स्टेट में आ जाएंगे, है ना, क्योंकि हमारी एबिलिटी जो है कोप करने की उस पर भी डिपेंड करता है किस तरह से हम मैनेज। अब देखिए, आप अभी तक किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से डील कर रहे हैं, आपकी बॉडी जो है वो बैलेंस की फॉर्म में है, आपको पता है आपको इस प्रॉब्लम से कोप अप कैसे होना है, बाहर कैसे निकलना है, तो आप इस स्ट्रेस को मिनिमाइज कर लेंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड कुछ कुछ सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं जिससे हमें डील करना पता ही नहीं हमें क्या करना है, हमारे पास स्टिमुलस आया, हमने रिस्पॉन्स कर दिया हमें, लेकिन आउटकम नहीं पता कि हम कोप अप कर पाएंगे या नहीं, तो वहाँ पर जो आपकी स्ट्रेस की टेंडेंसी होती है ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि देखो, यू स्ट्रेस अच्छा होता है तो वहीं डिस्ट्रेस जो है वो बुरा होता है, क्योंकि ये दोनों तरह से आपकी बॉडी को तो हार्म करेगा ही करेगा, साथ साथ आपकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को भी डेवलप करने में स्ट्रेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल माना गया है। देन नेचर कैसा होता है अब स्ट्रेस का, अगर हम नेचर की बात करें, द वर्ड स्ट्रेस हैज़ इट्स ओरिजिन फ्रॉम अ लैटिन वर्ड स्ट्रिक्टस। स्ट्रिक्टस से वर्ड जो है डिफाइन किया गया, जिसका मतलब क्या होता है, टाइट और नैरो, एंड स्ट्रिंगर दैट इज द वर्ब मीनिंग टू टाइटन। वर्ब मीनिंग टाइटन का मतलब, टाइटन का जो वर्ब मीनिंग होता है वो स्ट्रिंगर होता है, किस चीज़ को मतलब स्ट्रिक्ट, मतलब कॉम्पैक्ट साइज में है, बहुत ज़्यादा बंधी हुई चीज़ है, टाइट है, उस तरह से स्ट्रेस को डिफाइन किया गया है लैटिन टर्म्स में। देन these root words reflect the internal feelings of tightness and constriction of the muscles and breathing reported by many people under stress। अब ये ऐसा क्यों कहा गया कि भाई टाइटन हो जाना स्ट्रेस में, मतलब क्यों इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं इसको, तो उसका मीनिंग क्या है, ये हमारी इंटरनल फीलिंग्स को बताता है कि किस तरह की टाइटनेस हम अपनी मसल्स में फील करते हैं, हमारी ब्रीदिंग जो है
वो कहीं ना कहीं घटने लग जाती है। ऐसे कुछ मतलब कह लीजिए सिम्टम्स जो है काफ़ी लोग बताते हैं जब वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं, कि हम ब्रीथ नहीं कर पा रहे प्रॉपरली, या हमें ऐसा लग रहा है नहीं मसल जो है पुल हो रही हैं, या बहुत ज़्यादा ऐसे सिकुड़ रही हैं। अलग अलग सबका मतलब इम्पैक्ट होता है स्ट्रेस का अलग अलग इंडिविजुअल पे। एंड उसके बाद stress is often explained in terms of characteristics of the environment that are disruptive to the individual. स्ट्रेस अभी तक तो एक तरह हमने पढ़ा कि स्ट्रेस हमारा इंडिविजुअल के ऊपर किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है या कैसा है, लेकिन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्रिएट या प्ले करते हैं किस तरह से आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हैं। क्योंकि इन्वायरमेंट के थ्रू अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ रही है जो कि आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो एक जो इंडिविजुअल है ना वो डिसरप्टिव फॉर्म में कहीं ना कहीं रिएक्ट करेगा। मतलब वो पूरा रूटीन डिस्टर्ब हो सकता है आपका पूरी तरह से, आपकी मतलब जो एक कह लीजिए आप एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं, सडन आपको पता चलता है कि आपकी किसी मतलब बहुत क्लोज फ्रेंड का ही किसी का एक्सीडेंट हो गया एंड वो लाइफ एंड डेथ के बीच में मतलब जूझ रहे हैं, तो आपके अंदर जो उस टाइम पे स्ट्रेस आकर होगा ना, आप वो इमेजिन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि क्या है, आपका जो स्ट्रेस का लेवल है अब वो डिपेंड करता है आपकी बॉडी किस तरह से रिएक्ट कर रही है उसकी तरफ, और एज वेल एज आपके इन्वायरमेंट के थ्रू वो चीज़ आ रही है, तो आपका रिस्पॉन्स भी उस टाइम का जो रिएक्शन होगा वो बहुत ज़्यादा कह लीजिए एक एक्सट्रीम पॉइंट पर होगा। देन अब बात करेंगे हम स्ट्रेसर्स की। स्ट्रेसर्स आर इवेंट्स दैट कॉज आवर बॉडी टू गिव द स्ट्रेस रिस्पॉन्स। सच इवेंट्स इंक्लूड नॉइज, क्राउडिंग, बैड रिलेशनशिप और द डेली कम्युनिकेटिंग टू स्कूल और ऑफिस। अब स्ट्रेसर्स क्या होते हैं? स्ट्रेसर्स वो एक तरीके से कह लीजिए हम एक्सप्लेन करें अगर इसको, तो एक तरीके के कॉज होते हैं जिसको मतलब जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो कहीं ना कहीं अराउज हो जाती है। मतलब स्ट्रेस अगर कॉज हो रहा है तो वो स्ट्रेसर्स की वजह से है। अगर आपको कहीं पर भी आप अराउजल फील कर रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा चिंता में हैं या स्ट्रेस में हैं, तो वो उस टाइम पे स्ट्रेसर्स कहीं ना कहीं इस तरह के कह लीजिए कॉजल रिलेशनशिप क्रिएट कर देंगे या ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देंगे जिसकी वजह से आपका जो रिस्पॉन्स है ना वो जनरली स्ट्रेसफुली होगा। फॉर एग्जाम्पल किसी किसी को नॉइस से बहुत प्रॉब्लम, अब ऑब्वियसली लाउड नॉइज होने लग जाए, सडन डिस्टर्बेंस हो जाए, आप पढ़ रहे हैं तो आपको स्ट्रेस होगा। क्राउड में जाना, बहुत ज़्यादा बहुत भीड़ भाड़ है, आप नहीं मैनेज कर पाएंगे, या किसी बैड रिलेशन से आप निकले हैं तो आपका जो स्ट्रेस का लेवल बढ़ सकता है। आपके डेली रूटीन में आप किन लोगों से मिल रहे हैं, कैसा कम्युनिकेशन है, वो भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस को कंट्रीब्यूट करता है। देन द रिएक्शन टू एक्सटर्नल स्ट्रेसेस इज कॉल्ड स्ट्रेन। जो आपके बाहरी स्ट्रेसर्स होते हैं ना एक्सटर्नल, कुछ तो इंटरनल स्ट्रेस होता है कि वो हमारी मतलब बॉडी के चेंजेस की वजह से या हमारी अपनी इंटरनल फीलिंग्स या इमोशनल डिस्टर्बेंस की वजह से होते हैं, लेकिन कुछ एक्सटर्नल स्ट्रेसेस होते हैं जो कि इन्वायरमेंट की वजह से होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेन। देन स्ट्रेस हैज़ कम टू बी एसोसिएटेड विद बोथ द कॉजेज एज वेल एज द इफेक्ट्स। अब स्ट्रेस के कॉजेज तो होते ही होते हैं, लेकिन साथ में उसका इफेक्ट भी होता है कि किस तरह से वो आपको आगे चल के इम्पैक्ट करेगा, या आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है, या आपके आसपास के इन्वायरमेंट को भी नुकसान कर सकता है। देन अगर हम इसको साइकोलॉजिकल मीनिंग में समझे स्ट्रेस का क्या है, सबसे पहले क्या कॉज देखा जाता है। एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रेसर दोनों में से कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। देन इंटरनल स्टेट कैसी है आपकी, बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल रिएक्शंस लीडिंग टू स्ट्रेस एक्सपीरियंस लाइक कोपिंग और डिफेंस मैकेनिज्म आप किस तरह के यूज़ कर रहे हैं, आप कोप अप कर पा रहे सिचुएशन से या नहीं, आपके अंदर क्या है, मतलब इंटरनल स्टेट कैसे इम्बैलेंस्ड है या बैलेंस्ड है। देन रिजल्ट स्ट्रेस का रिएक्शन क्या है, चैलेंज टू ओवरकम एंड और इलनेस और स्ट्रेन। या तो आप ऐसा चैलेंज ले लेंगे कि मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकलना ही निकलना है चाहे कुछ हो जाए, आप मल्टीपल प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी में लग जाएंगे, मल्टीपल सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे, एक नहीं तो दूसरा सोल्यूशन लगाएंगे कि किसी तरह मैं सिचुएशन से बाहर आ जाऊँ, कोप अप कर जाऊँ। यही इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, या तो आप बीमार हो जाएंगे, इलनेस की तरफ जाएंगे, स्ट्रेन ले लेंगे बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि आपके पास में उसको कोप अप करने की टेक्निक नहीं है। देन अगर हम बात करें हेंस सेले की, तो ये ही इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न स्ट्रेस रिसर्च। इन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करी है स्ट्रेस के ऊपर। अब ये स्ट्रेस को कैसे डिफाइन करते हैं, द नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू एनी डिमांड। किसी भी डिमांड को जो नॉन स्पेसिफिक, मतलब कोई स्पेसिफिक रिएक्शन नहीं है, मतलब एक जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो नॉन स्पेसिफाई है किसी भी डिमांड, मतलब वो इन्वायरमेंट से जो भी डिमांड आ रही है या पर्सनली जो भी है, वो इस कंटेक्स्ट में इन्होंने जो है स्ट्रेस को समझाया है। दैट इज रिगार्डलेस of the cause of the threat, the individual will respond with the same physiological pattern of the reactions। उसे नहीं पता कि जो cause है threat का वो कैसा है, लेकिन जो physiological reactions उनकी बॉडी में रिकॉर्ड होते हैं वो सिमिलर ही होते हैं, वो पैटर्न जो होते हैं वो सेम ही होता है। देन नेक्स्ट here is now different stressors may produce somewhat different patterns of stress reaction and different individuals may have different characteristics modes of response। अब क्या है, आपका जो स्ट्रेस है, जो स्ट्रेसेस प्रोड्यूस है वो डिफरेंट पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। एक इंडिविजुअल से इंडिविजुअल स्ट्रेस को मतलब हैंडल करने का जो तरीका वो वेराई कर सकता है पर्सन टू पर्सन, क्योंकि आप रिस्पॉन्स किस तरह से कर रहे हैं, किन करेक्टरिस्टिक्स पे, किन चीज़ों पे आप फोकस कर रहे हैं।
वो कहीं ना कहीं डिसाइड करते हैं कि आप सिचुएशन से ओवरकम करेंगे या नहीं, या क्या आप टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं. देन stress is not a factor that resides in the individual or the environment. Instead, it is embedded in an ongoing process that involves individual transacting with their social and cultural environments, making appraisals of those encounters and attempting to cope with the issues that arise. अब इन्होंने क्या बोला, स्ट्रेस कोई ऐसा नहीं कि एकदम से आ गया और हो गया. कहीं ना कहीं ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये चलता ही रहता है. ऐसा नहीं है कि सडन अराउजल हुआ आपको पता चला अरे स्ट्रेस आने वाला चलो प्रिपेयर हो जाओ, ऐसा नहीं होता. इन्होंने क्या बोला, इंडिविजुअल के जो सोशल और कल्चरल इन्वायरमेंट है ना, ये ट्रांजेक्ट होता है. आप अप्रेजल करते हैं, मतलब चीज़ों को किस तरह से आप समझते हैं कि कितना इंपॉर्टेंस आपको देनी है. कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशन ऐसी होती है, हमें पता है कि हम आराम से हैंडल कर सकते हैं, तो आप काम रहेंगे. जिनका आपको सोल्यूशन पता होता है ना, नहीं ऐसे नहीं हम ऐसे करेंगे तो ये चीज़ सॉर्ट हो जाएगी, तो वहाँ पर आप अप्रेजल करते हैं कि किस चीज़ को एनकाउंटर आप कर रहे हैं और किस तरह से आप अटेम्प्ट कर रहे हैं कि आप कोप कर पाएंगे या आप अराइज कर पाएंगे क्या उस इशू से. वो इशू कितना इंपॉर्टेंस रखता है या किस तरह के फैक्टर्स हैं जो क्रिएट कर रहा है, ये डिसाइड करेगा कि आपकी जो सिचुएशन है उसको बैलेंस कर सकते हो या फिर आप इम्बैलेंस करते हुए कहीं ना कहीं अपने हेल्थ के ऊपर इसका इम्पैक्ट देखोगे. देन स्ट्रेस इज अ डायनामिक मेंटल एंड कॉग्निटिव स्टेट. इट इज़ अ डिस्ट्रप्शन इन होम्योस्टेसिस or an imbalance that gives arise to the requirement for resolution of that imbalance or restoration of homeostasis. अब ये एक डायनामिक कॉग्निटिव और मेंटल स्टेट है, क्योंकि ऑब्वियसली आपके कॉग्निशन जो है जहाँ पर पूरी इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है उसका भी एक इंपॉर्टेंट रोल है. अब आप किस तरह से अपनी होम्योस्टेसिस का मतलब ही होता है बैलेंस किस तरह कर रहे हैं आप अपनी पूरी बॉडीली फंक्शंस को. अगर उसमें थोड़ा सा भी अराउजल है या थोड़ा सा भी डिस्ट्रप्शन है ना, तो क्या होगा, इम्बैलेंस थोड़ा भी क्रिएट होगा, आप रीस्टोर करेंगे उस एनर्जी को. जितनी एनर्जी आप स्ट्रेस में लगा देते हैं ना, वो आपकी बॉडी कहीं ना कहीं टाइम लेकर रीस्टोर करती है, क्योंकि आपको आप जैसे फटीग में मतलब आप एकदम से अराउज हो, उसके बाद एक रिलैक्सेशन का ड्यूरेशन आता है जिसमें आपकी बॉडी जो है अलार्मिंग स्टेट से नॉर्मल हो जाती है. देन the perception of stress is dependent upon the individual's cognitive appraisal of the events and the resources available to deal with them. अब क्या है, आपका कॉग्निटिव अप्रेजल किस तरह से हो रहा है, आपका कॉग्निशन उसको अप्रेज कैसे कर रहा है, मतलब समझ कैसे रहा है, ये किस पे डिपेंड करेगा, जो रिसोर्सेज एक इंडिविजुअल पे अवेलेबल है. ठीक है, उस टाइम पे आप किस तरह से डील करेंगे उस सिचुएशन से डिपेंड करता है कम्प्लीटली कि क्या क्या रिसोर्सेज है. वो रिसोर्सेज कैसी भी हो सकती हैं क्योंकि वो आपके कॉग्निटिव अप्रेजल पे डिपेंड कर रही हैं. देन द स्ट्रेस प्रोसेस बेस्ड ऑन कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ स्ट्रेस प्रोपाउंडेड बाय लेजरस. लेजरस ने एक थ्योरी बताई थी स्ट्रेस के रिगार्डिंग, जिसको कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ स्ट्रेस कहते हैं. An individual's response to a stressful situation largely depends upon the perceived events and how they are interpreted or appraised. उन्होंने क्या बोला था, जो स्ट्रेस है ना एक इंडिविजुअल का, वो रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है, आप किस तरह का रिस्पॉन्स दे रहे हैं. और वो रिस्पॉन्स किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, पहले आपको स्टिमुलस आया उसकी तरफ आपने रिस्पॉन्स दिया, अब वो रिस्पॉन्स डिपेंड करता है आपने किस तरह से परसीव किया उस इवेंट को, आप किस तरह इंटरप्रिटेट कर रहे हैं या आप किस तरह का अप्रेजल दे रहे हैं, वो डिसाइड करेगा कि वो सिचुएशन कैसी है. अब लेजरस ने दो तरह के अप्रेजल बताए थे, पहला है प्राइमरी अप्रेजल, दूसरा है सेकेंडरी अप्रेजल. ये दोनों अप्रेजल्स कहते हैं कि कॉग्निटिव आपका जो अप्रेजल है उसके अंदर ये दोनों फंक्शंस हम यूज़ करते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. व्हेन वी टॉक अबाउट द प्राइमरी अप्रेजल, तो प्राइमरी अप्रेजल में क्या है, इट रेफर्स टू द परसेप्शन ऑफ अ न्यू और चेंजिंग एनवायरनमेंट एज पॉजिटिव, न्यूट्रल और नेगेटिव इन इट्स कॉन्सिक्वेंसेज. अब ये क्या है, कोई स्ट्रेस हुआ, स्टिमुलस आया, आपने देखा स्टिमुलस है, तो आप पहले प्राइमरी अप्रेजल पे जाते हैं. ठीक है, प्राइमरी अप्रेजल में क्या होगा, आप देखेंगे एनवायरनमेंट से जो भी चीज़ आ रही है वो वेदर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है, या उसके कॉन्सिक्वेंसेज कैसे होंगे, आप ये समझने की कोशिश करते हैं. देन नेगेटिव इवेंट्स आर अप्रेज्ड फॉर देयर पॉसिबल हार्म, थ्रेट और चैलेंज. ऑब्वियसली अगर कोई सिचुएशन पॉजिटिव आ रही है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका जो बॉडीली का ऑप्टिमिज्म है, जो ऑप्टिमल बैलेंस है वो बना ही रहेगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं. न्यूट्रल है तो भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं. लेकिन हाँ, अगर कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस हो सकता है उस पर्टिकुलर चेंजिंग इन्फॉर्मेशन से या पर्टिकुलर सिचुएशन से, तो वो क्या चीज़ अब क्या प्ले करेगा, उसके तीन आउटकम्स निकल सकते हैं. एक तो है हार्म, दूसरा क्या है थ्रेट, और तीसरा क्या है चैलेंज. अब क्या होगा, पहली चीज़ है हार्म. हार्म क्या है, हार्म इज द असेसमेंट ऑफ द डैमेज दैट हैज ऑलरेडी बीन डन बाय एन इवेंट. कोई इवेंट हुआ, मतलब कोई सिचुएशन अकर हुई, जितना डैमेज आपको ऑलरेडी हो चुका है वो हम हार्म के थ्रू समझ पाते हैं. देन अगर हम थ्रेट की बात करें, थ्रेट क्या असेसमेंट है, पॉसिबल फ्यूचर डैमेज दैट मे बी बॉट अबाउट बाय द इवेंट. अब फ्यूचर में क्या डैमेज हो सकता है उस चीज़ से, हम ये चीज़ हम थ्रेट से समझते हैं. देन चैलेंज क्या है, चैलेंज अप्रेजल्स आर एसोसिएटेड विद मोर कॉन्फिडेंट एक्सपेक्टेशंस ऑफ द एबिलिटी टू कोप विद द स्ट्रेसफुल इवेंट, द पोटेंशियल टू ओवरकम एन इवन प्रॉफिट फ्रॉम द इवेंट. हम जो भी हमने कॉन्फिडेंस रख कर
क्या एक्सपेक्टेशंस रखी, क्या प्रॉब्लम आएगी, उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन को हम कोप कैसे करेंगे, पोटेंशियल कितना हमें ओवरकम करने का, और हम उस पर्टिकुलर इवेंट से खुद को बेनिफिट कैसे करा सकते हैं। ये 3 सेक्शंस जो है हम पढ़ते हैं प्राइमरी अप्रेजल में। आपने सबसे पहले अप्रेज किया ना क्या चीज़ आई है इवेंट से, अगर उसके किस तरह का कॉन्सिक्वेंस वो हमारे ऊपर डालेगी। जब हमने देखा कि नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस है तो ये अप्रेज होते हैं 3 तरह से, कि हम अगर पहले समझ रहे तो उसका हार्म, थ्रेट और चैलेंज के थ्रू हम उसे मैनेज कर सकते हैं, कि ताकि हम समझ सके उस इवेंट से हमें ओवरकम कैसे करना है। देन अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी अप्रेजल की, it is which in the assessment of one's coping abilities and resources and whether they will be sufficient to meet the harm, threat and challenge of the event। अब सेकेंडरी अप्रेजल क्या होता है, हम इस तरह के ये असेसमेंट ऐसा जिसमें हम अपनी कोपिंग एबिलिटीज़ को देखते हैं, कि जो पहले 3 चैलेंज हमने पीछे हार्म, थ्रेट और चैलेंज हमने प्राइमरी अप्रेजल में देखा है, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं या जो भी हम सोच के चल रहे हैं कि हम ये वाली टेक्टिक्स है, ये वाली टेक्निक अपनाएंगे, वो सफिशिएंट है क्या उस पर्टिकुलर सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। देन दीज रिसोर्सेज में बी मेंटल, फिजिकल, पर्सनल और सोशल। यहाँ पर अलग अलग बात की गई है, आपकी मेंटल कंडीशन कैसी है, फिजिकल कैसी है, पर्सनल कैसी है और सोशल कैसी है। ये 4 एक तरीके से रिसोर्सेज मानी जाती है सेकेंडरी अप्रेजल में जो देखी जाती है। इफ़ वन थिंग्स वन हैज़ अ पॉजिटिव एटीट्यूड, हेल्थ, स्किल एंड सोशल सपोर्ट टू डील विद द क्राइसिस, श्योर ही विल बी लेस स्ट्रेस्ड। अब इन्होंने क्या बोला, अगर इन चारों रिसोर्सेज के बीच में आपको पता है कि आप पॉजिटिवली अपने एटीट्यूड को रख रहे हैं, आप हेल्दी इन्वायरमेंट में, तो कहीं ना कहीं आप कम स्ट्रेस में देखे जाएंगे। ऑन दी अदर हैंड, it is a 2-level appraisal process determines not only our cognitive and behavioral responses but also our emotional and physiological responses to external event। इसमें सिर्फ आपके कॉग्निटिव सेक्शन की बात नहीं हो रही, सिर्फ कॉग्निशन ही नहीं, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी, आपके इमोशंस कैसे हैं, या आपकी किस तरह से आप अपने फिजियोलॉजिकल चेंजेस को ऑब्जर्व कर रहे हैं, या बिहेवियर आपका कैसा है, किस तरह का रिस्पॉन्स आप दे रहे हैं स्ट्रेसफुल सिचुएशन में। ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि इसे हम 2-level अप्रेजल भी कहते हैं, बिकॉज इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी अप्रेजल का इंपॉर्टेंट रोल देखा गया है। सेकेंडरी अप्रेजल में आप जनरली अपनी प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग होती है एक तरीके की, एक होती है इमोशनल फोकस्ड कोपिंग। तो आप दोनों तरफ से किस तरह से काम कर रहे हैं, या कितने एक प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं हटा रहे हैं, नए नए तरीके अपना रहे हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो बहुत डिपेंड करता है कि आपको स्ट्रेस ज़्यादा होगा या कम होगा। बाकी जो 4 रिसोर्सेज है वो तो अपनी जगह एक जो उनका इंपॉर्टेंस है वो रहता ही है। देन दीज अप्रेजल्स आर वेरी सब्जेक्टिव एंड विल डिपेंड ऑन मैनी फैक्टर्स। अब ये जो अप्रेजल्स होते हैं ना बहुत सब्जेक्टिव होते हैं, क्योंकि पर्सन टू पर्सन वेराई कर सकते हैं। हर पर्सन का एक अपना तरीका होता है किसी भी सिचुएशन में डील करने का। कुछ लोग पहले बहुत स्ट्रेस में हो जाते हैं, देन धीरे धीरे उन्हें जब समझ आता है ना ये इतनी भी ज़्यादा हार्श नहीं है, मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ, तो वो कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज हो जाती है उनकी बॉडी, एंड देन दे ट्राई टू एंगेज इन सच एक्टिविटी। देन वन फैक्टर इज द पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ डीलिंग विद सच स्ट्रेसफुल कंडीशन। अब ये 2 जो सब्जेक्टिव इन्होंने बताए हैं ना, जिसके ऊपर हमारे स्ट्रेसफुल सिचुएशन से कोप करने का जो मेथड है वो डिपेंड करता है, या जो अप्रेजल हम किस तरह से बनाएंगे, उसके में 2 इंपॉर्टेंट इन्होंने फैक्टर्स बताए। एक तो पास्ट एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा है किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को डील करने के लिए। देन इफ़ वन हैज़ हैंडल्ड सिमिलर सिचुएशंस वेरी सक्सेसफुली इन द पास्ट, दे वुड बी लेस थ्रेटनिंग और फॉर हिम और हर। आपने पहले ही किसी ऐसी सिचुएशन को डील कर रखा है लाइफ में, तो आपके लिए ईजी हो जाता है सिचुएशन से ओवरकम करना, क्योंकि आपको पता है। अब सपोज करो आपको पता है 2 + 2 4 होता है, जब तक आप छोटे थे आपको नहीं पता, तो एक टेंशन रहती थी ना कि कहीं मैं क्वेश्चन गलत ना कराऊँ। बट आपको जब पता है कि यही सिंपल सा टर्म मुझे यूज़ करना है और आपसे आज कोई पूछ लो बहुत ईजिली आंसर कर देते हैं। ऐसे ही स्ट्रेस का भी रोल होता है। अगर आपको पता है किसी एक सिचुएशन को अगर मैं आज डील कर रहा हूँ और मैंने उसको अपने प्रीवियस ईयर्स में भी डिस्कस किया है, या ऐसी सिचुएशन से मैं जूझा हूँ और मैंने ओवरकम किया, तो आप वही टेक्निक्स जो हैं इस बार भी लगाएंगे, जिसकी वजह से क्या होता है आपका स्ट्रेस का जो लेवल होता है ना वो कम हो जाता है, और जो सिचुएशन आपके आगे होती है वो लेस थ्रेटनिंग आप फील करते हैं। देन अनदर फैक्टर इज whether the stressful event is perceived as controllable, that is whether one has a mastery or control over a situation। अब पहले हमने बात करी कि हमारे पास्ट एक्सपीरियंस कैसे हैं, दूसरी बात आती है कंट्रोल। हमारा कंट्रोल कितना है, कितनी मास्टरी है हमारी उस पर्टिकुलर सिचुएशन को देखकर, इस पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह का अप्रेजल यूज़ कर रहे हैं। देन अ पर्सन हु बिलीव्स दैट शी और ही कैन कंट्रोल द ऑनसेट ऑफ अ नेगेटिव सिचुएशन or its adverse consequences will experience less amount of stress than those who have no such sense of personal control। अब आपके अंदर अगर एक सेंस ऑफ पर्सनल कंट्रोल है ना, आप अपनी मतलब कह लीजिए नीड्स को लेकर काफ़ी कंट्रोल रहते हैं, या आपके आसपास क्या हो रहा है उन एक्टिविटीज़ में आपको कामली या कंपोज रहकर आप उनकी तरफ रिएक्ट करते हैं। तो ऐसे में क्या है, अगर आप प्रिपेयर रहते हैं ना किसी भी नेगेटिव सिचुएशन की तरफ या उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, आप बुरे से बुरा भी सोच लेंगे ना,
ज़्यादातर यही तो हो जाएगा, तब भी आप पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहे हो सिचुएशन की तरफ, तो यहाँ कहीं ना कहीं जो आपका स्ट्रेस है ना उसका जो अमाउंट होगा वो कम होगा। ऑन दी अदर हैंड जिनको सेंस ऑफ पर्सनल कंट्रोल नहीं हो तो बहुत ज़्यादा पैनिक करेंगे कि सिचुएशन हैंडल ही नहीं हो रही है, मैं आगे क्या करूँ, या वो औरों पर डिपेंड हो जाते हैं। देन स्ट्रेस इंक्लूड्स ऑल दोज इन्वायरमेंटल एंड पर्सनल इवेंट्स विच चैलेंज और थ्रेटन द वेलबींग ऑफ अ पर्सन। जो भी चैलेंजेस इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड कर रहा है जो आपके कहीं ना कहीं आपके वेलबींग को थ्रेटन करते हैं ना, उन सबको हम स्ट्रेस की कैटेगरी में डालते हैं। देन these stressors can be external such as environmental जैसे noise, air pollution, social like breakup with friend, loneliness, psychological conflict frustration with an individual। तो ये तीन तरह के कहीं हमने basically sources देखे stressors के लिए, जो कि पहला बता दिया environmental, then your social and psychological। बात करते हैं फर्दर, हमने पिछली बार में डिस्कस कर लिया था काफ़ी हद तक कि किस तरह से क्या क्या अप्रेजल्स होते हैं स्ट्रेस के, कैसे स्ट्रेस जो है क्या उसका नेचर है, या कॉग्निटिव फंक्शंस कैसे, कॉग्निशन हमने देखा कि क्या रोल इंपॉर्टेंट प्ले करता है, बिहेवियर कैसे इम्पैक्ट होता है, या किस तरह की सिचुएशन हम कैसे डील करते हैं। ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड लेजरस थ्योरी एज वेल फॉर कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ you can say stress, he has given that। Now we will discuss these stressors result in a variety of stress reactions which may be physiological, behavioral, emotional, cognitive। अब जो स्ट्रेस के रिएक्शंस होते हैं वो हम 4 सेक्शन में देख पाते हैं, 4 चीज़ों से समझ पाते हैं कि आपके फिजियोलॉजिकल चेंजेस उस टाइम पे क्या क्या हो रहे हैं, ठीक है। देन बिहेवियर में हमारे कैसा चेंज आ रहा है, कि हमारा बिहेवियर कैसा है, सिचुएशन के विरुद्ध है या सिचुएशन से कहीं ना कहीं हम स्टेबली रिएक्ट कर रहे हैं। कभी कभी होता है ना कि हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं, अपने घर में भी हम सपोज करिए किसी बात को लेकर टेंशन में हैं, या जैसे एग्ज़ाम आ रहे हैं तो कोई यूनिट टेस्ट है आपका, सपोज करिए आप उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पा रहे, तो वहाँ पर आपका बिहेवियर होगा, कभी कभी क्या होगा, चिड़चिड़े होकर अपने पेरेंट्स पे या कहीं ना कहीं अपनी मदर पे चिल्ला जाते हैं, कभी कभी होता है ना, हम सब ऐसी एक्टिविटी में एंगेज होते हैं, फिर हमें बाद में बहुत बुरा लगता है। तो वो क्या है, क्योंकि हम करंट स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हैं तो उसमें हमारा बिहेवियर जो है ना वो चेंज होने का जो है चांस होता है। देन हमारे इमोशनल कितना एक डिस्टर्बेंस उससे क्रिएट हो रहा है, और हमारा कॉग्निटिव कंपोनेंट कैसे काम कर रहा है, ये चारों चीज़ें बताती है कि हमारे स्ट्रेस की तरफ रिएक्शन कैसा रहेगा। देन एट द फिजियोलॉजिकल लेवल अराउजल प्लेज अ की रोल इन द स्ट्रेस रिलेटेड बिहेवियर। द हाइपोथैलेमस इनिशिएट्स एक्शन अलोंग 2 पाथवेज। अब क्या है, इन्होंने पहली बात करी फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल लेवल पे क्या होगा, अराउजल, कि आप अराउज हो रहे हैं किसी भी चीज़ की तरफ, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब हम बिहेवियर को स्ट्रेस से समझते हैं कि आप अराउज कैसे हैं उससे। इसमें क्या होगा, जो हमारा हाइपोथैलेमस है ना वो 2 पाथवेज को इनिशिएट कर देता है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, फर्स्ट पाथवे क्या है, द फर्स्ट पाथवे इन्वॉल्व्स द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। एक आपने पढ़ा होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में भी आप पैरासिम्पथेटिक एंड सिंपथेटिक डिवीजन की बात करते हैं, लेकिन इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जब हम स्ट्रेस में होते हैं ना, जो रिएक्शन हमारी बॉडी में देखे जाते हैं या जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस है वो यहीं से कहीं ना कहीं ओरिजिनेट होते हैं। द एड्रीनल ग्लैंड रिलीजेस द लार्ज अमाउंट ऑफ कीटोकोलमाइंस दैट इज epinephrine and non-epinephrine into the bloodstream. This leads to the physiological changes seen in the fight or flight response। अब इन्होंने क्या बोला कि हमारे एड्रिनल ग्लैंड में जो चेंजेस होते हैं ना उसकी वजह से जो हार्मोन्स हमारी ब्लड स्ट्रीम में कहीं ना कहीं रिलीज होते हैं उसकी वजह से हम फ्लाइट या फाइट रिस्पॉन्स में एंगेज होंगे स्ट्रेस की तरफ। अब फ्लाइट नाम ही आपको बता रहा है और फाइट भी आपको नाम बता रहा है। फ्लाइट में क्या होता है, आप उस सिचुएशन से भागेंगे कि नहीं मुझे फेस ही नहीं करनी है, मुझे ओवरकम ही नहीं करना। फाइट में क्या आप उस सिचुएशन से लड़ते हैं कि जो भी रिस्पॉन्स है ना वो ऐसा होगा कि आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशन को न्यूट्रलाइज करना है और आगे बढ़ना है। लेकिन फ्लाइट में आप क्या करेंगे, तेरे से उड़ रहे हैं, आप उस सिचुएशन से भागते फिर रहे हैं, नहीं नहीं आप इधर उधर मतलब एक्टिविटीज़ में एंगेज हो गए, उसे अवॉइड करेंगे जितना ज़्यादा हो सके। लेकिन कहीं ना कहीं वो भी रिस्पॉन्सेज जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं क्योंकि वो डैमेज करते हैं आपके बिहेवियर को, तो करेंगे करेंगे, साथ में जो आपका मेंटल पीस है वो भी बहुत ज़्यादा हार्म होता है। तो फाइट ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होता है कि आप फाइट कर रहे हैं तो आप उसे एक टाइम पे तो ओवरकम कर ही जाएंगे और आपको मूव ऑन करने में सिचुएशन से ईजी रहता है। और कहीं ना कहीं जो उसका एक्सपीरियंस आप फेस करते हैं ना वो आगे आप यूटिलाइज करेंगे स्ट्रेसफुल सिचुएशन से ओवरकम होने में। देन द सेकेंड पाथवे, अब अगर सेकेंड पाथवे में क्या है, इट इन्वॉल्व्स द पिट्यूटरी ग्लैंड विच सिक्रीट्स द कॉर्टिकोस्टेरॉइड दैट इज cortisol which provides energy। The emotional reaction to experience of stress includes negative emotions such as fear, anxiety, embarrassment, anger, depression और इवन डिनाइल। अब सेकंड पाथवे में क्या, वहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा, हाइपोथैलेमस का रोल, किस तरह से एड्रिनल ग्लैंड जो ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करता है हार्मोन्स को, उनका रोल क्या है, तो वो हमें फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में डाला। लेकिन सेकंड पाथवे में क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड का रोल प्ले कर रहे हैं जिसमें कॉर्टिसोल रिलीज होता है जो कि मैंने एनर्जी प्रोवाइड करता है। वो एनर्जी हाई या लो वो डिपेंड करती है कैसी सिचुएशन है।
और इसी के साथ साथ क्या हमारे इमोशनल रिएक्शंस कैसे हैं, इमोशनल रिएक्शंस कैसे हैं पर्टिकुलर हमारे एक्सपीरियंस पे बेस करते हैं स्ट्रेस में, कि अगर हम बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस ले लेते हैं ना हमारी इमोशनल डिस्टर्बेंस कहीं ना कहीं आ ही जाती है, जिसकी वजह से क्या असर होता है, हम घबरा जाएंगे, डरेंगे, ठीक है, एम्बेरसमेंट हो सकते है, गुस्सा आएगा, डिप्रेशन हो सकता है, या फिर आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन को डिनाई ही कर देंगे कि नहीं भाई ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है, या ऐसा कुछ, मतलब हम कहते हैं ना भागना। यहाँ पर अगर आपने ध्यान से, हमने लास्ट चैप्टर में डिफेंस मैकेनिज्म की बात करी थी, तो वो सेक्शन भी यहाँ पर है कि आप एक तरीके से डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करते हैं कि नहीं ये सिचुएशन तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो मुझे इस सिचुएशन को मतलब ध्यान ही नहीं देना, कंप्लीटली डिनाई कर रहे हैं आप। देन नेक्स्ट इज द बिहेवियरल रिस्पॉन्स। अब बिहेवियरल रिस्पॉन्स में क्या होता है, आर वर्चुअली लिमिटलेस डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द स्ट्रेसफुल इवेंट। ऑब्वियसली ये कितना ही स्ट्रेसफुल इवेंट है उसके नेचर पर डिपेंड करती है कि आपका बिहेवियर का आउटकम कैसा होगा। Confrontative actions against the stressor, that is fight, or withdrawal from the threatening event, that is flight, are the two general categories of behavioral responses. हमने पीछे पढ़ा था ना फर्स्ट पाथवे, तो बिहेवियरल रिस्पॉन्स में वो पाथवे कहीं ना कहीं यूज होता है कि अगर आप स्ट्रेसर्स के अगेंस्ट एक्शन शो कर रहे हैं तो वहाँ पर तो फाइट कर रहे हैं, और अगर आप विड्रॉ कर रहे हैं थ्रेटनिंग सिचुएशन को तो वहाँ पर आप फ्लाइट कर रहे हैं। तो ये दो कैटेगरीज होती है जिसके थ्रू हम बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज को समझते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इज कॉग्निटिव रिस्पॉन्स। कॉग्निटिव रिस्पॉन्स इंक्लूड्स belief about the harm or threat an event poses and beliefs about its causes or controllability। आप ये देखेंगे कि आपका बिलीफ सिस्टम कैसा काम कर रहा है, कितनी ज़्यादा सिचुएशन हार्मफुल या थ्रेटफुल आप कंसीडर कर रहे हैं। देन वो इवेंट जो है उसके रिगार्डिंग हम कितना वो हमें डैमेज कॉज करेगा, कितनी उसकी प्रोबेबिलिटी है, और कितना हम सिचुएशन को कंट्रोल कर पा रहे हैं, ये जो है हमारे कॉग्निटिव रिस्पॉन्स की बात करता है। दीज इंक्लूड्स रिस्पॉन्सेज सच एज इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट एंड इंट्रूसिव रिपीटेटिव मॉर्बॉइड थॉट्स। अब क्या होता है, बार बार एक ही थॉट प्रोसेस में एंगेज हो रहे हैं, उसी सिचुएशन के बारे में सोचे जा रहे हैं, क्यों, जब तक वो रिजॉल्व नहीं होगी आप कॉन्फ्लिक्ट में ही रहेंगे। तो इसकी वजह से हम बहुत जल्दी इरिटेट हो जाएंगे, कंसंट्रेट नहीं कर पाते, हमारी जो फोकस करने की क्षमता होती है वो भी कहीं ना कहीं घट जाती है ऐसे में। देन अब इस डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं, द वेरी फर्स्ट थिंग इज स्ट्रेसर्स, ठीक है। ये हमारे पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसमें हम फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, कल्चरल की बात करें तो फिजियोलॉजिकल इज फिजिकल हेल्थ हमारी कैसी है, कॉन्स्टिट्यूशनल और वेनरेबिलिटीज कैसी है, किस कैटेगरी को लेकर पर्टिकुलरली मतलब ज़्यादा थ्रेटनिंग है वो आपके लिए। देन साइकोलॉजिकल में आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है, आपका टेम्परामेंट या सेल्फ कॉन्सेप्ट कैसा है। आप फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो देखकर इस पूरे डायग्राम को रिलेट करके समझेगा, क्योंकि कुछ सेक्शन उसमें डिस्कस एंड सम ऑफ द पार्ट्स आर डिस्कस्ड हियर, सो प्लीज गो थ्रू इट लाइक क्लियरली एंड अंडरस्टैंड इट थॉरली, देन यू विल अंडरस्टैंड दिस डायग्राम। देन कल्चर इज कल्चरल डेफिनेशंस एंड मीनिंग्स क्या है, एक्सपेक्टेशंस, रिस्पॉन्स स्टाइल क्या है। और अगर हम बात करते हैं रिस्पॉन्स रिसोर्सेज की, रिसोर्सेज में बस फिजिकल रिसोर्सेज क्या है, मनी या मेडिकल केयर कैसी है। देन पर्सनल में हमारे स्किल्स कैसे हैं, कोपिंग स्टाइल कैसी है। देन सोशल में हम सपोर्ट नेटवर्क्स कैसे है, प्रोफेशनल हेल्प मिल रही है नहीं मिल रही है, कितना सपोर्ट ग्रुप हमें एक्टिवेटली हैंडल कर रहा है। देन अगर हम स्ट्रेसर की बात करें उनका टाइप कैसा है, इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर है, साइकोलॉजिकल है, सोशल है, किस तरह से के स्ट्रेस से आप डील करें। इन्वायरमेंटल की मतलब वो बाहर से आया हुआ स्ट्रेस है, साइकोलॉजिकल आपके अंदर से इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, या फिर सोशल कि आपको सोसाइटी से कोई प्रेशर है। देन डायमेंशंस कैसे, उनकी इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, कॉम्प्लेक्सिटी और प्रिडिक्टेबिलिटी कितनी कितनी है। ये वी विल डिस्कस दिस सेक्शन फर्दर कि क्या क्या डायमेंशंस होती हैं जो कि स्ट्रेसर की है। इससे हमारी पर्सन कैरेक्टरिस्टिक्स और रिसोर्सेज ये सब कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे स्ट्रेस के अप्रेजल के लिए। वो अप्रेजल कैसा होगा, हमारा फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, बिहेवियरल रिस्पॉन्स, इमोशनल रिस्पॉन्स और कॉग्निटिव रिस्पॉन्स, इन चारों से हमारे स्ट्रेस का अप्रेजल होता है कि हमारा रिस्पॉन्स कैसा कैसा रहेगा, हमारे अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या आ रहे हैं, देन हमारे अंदर बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज कैसे, उसके हमारे बिहेवियर में क्या जो चेंजेस नोट डाउन करे जा रहे हैं, इमोशनल हमारी जो स्टेबिलिटी है या इनएबिलिटी टू रिएक्ट टुवर्ड अ पर्टिकुलर सिचुएशन वो कैसी है। देन कॉग्निटिव रिस्पॉन्स कैसे, कि हमारी कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस कैसा काम कर रहा है, किस तरह की इन्फॉर्मेशन प्रोसेस हो रही है या किस पर्टिकुलर सिचुएशन पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। देन the stressors which people experience also vary in terms of intensity, duration, कॉम्प्लेक्सिटी एंड प्रिडिक्टेबिलिटी। हमने पीछे बात करी हुई डायमेंशंस, तो इन चारों डायमेंशंस हम समझते हैं कि जो स्ट्रेस एक इंसान इंडिविजुअल जो एक्सपीरियंस करो कैसा होगा। अब इंटेंसिटी की अगर बात करते हैं तो इंटेंसिटी हाई या लो हो सकती है, मतलब कितना इंटेंस है वो पर्टिकुलर सिचुएशन जिससे आप अभी निकल रहे हैं, कि ज़्यादा है इंटेंसिटी या कम है। ड्यूरेशन कितनी है, बहुत लंबे समय से सिचुएशन चलती आ रही है, हाल फिलहाल में हुए हैं, जैसे कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं, हो सकता है उनकी ड्यूरेशन बहुत लंबी हो तो उनका इफेक्ट अलग रहेगा। देन अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है सिचुएशन या मिनिमल है कि थोड़े एफर्ट से भी रिजॉल्व हो सकती है। देन प्रिडिक्टेबिलिटी, मतलब कितना प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि सिचुएशन एक्सपेक्टेड है या अनएक्सपेक्टेड आउटकम्स में।
The outcome of stress depends on the position of a particular stressful experience along with these dimensions. Obviously कि position क्या stressful event की या experience की, या किस तरह से हम ये dimensions work करिए, इन सब के मिलकर ही एक situation को हम समझ पाते हैं. Then usually more intense, prolonged or chronic, complex and unanticipated stresses have more negative consequences than have less intense, short term, less complex and expected stresses. अब यहाँ बात हो रही है दोनों की जो dimensions है. अगर देखिए वो dimensions बहुत लंबे टाइम से चल रहे हैं, इंटेंस सिचुएशन कॉम्प्लेक्स है, और स्ट्रेस जो अनएंटिसिपेटेड रह गए, तो बहुत नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस आपको देखने को मिलेगा. यही अगर वो कम इंटेंस था, शॉर्ट टर्म के लिए था कि भाई थोड़ा टाइम के लिए स्ट्रेस आया, देन रिजॉल्व हो गया, और जो आपका लेस कॉम्प्लेक्स है, ना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी थी, ना ईजिली मतलब एक्सपेक्टेड आउटकम्स आने वाले थे उसके, तो यहाँ पर आपको जो स्ट्रेस होगा ना, वो कहीं ना कहीं ऑपोजिट, मतलब क्या है, कम हो जाएगा. यहाँ पर तो बढ़ेगा क्योंकि इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ज़्यादा आएंगे, लेकिन यहाँ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस की जो टेंडेंसी होती है वो कम हो जाती है. क्यों? क्योंकि डायमेंशन लेस पावर में है. देन an individual's experience of stress depends on physiological strength of that person. Thus, individual with poor physical health and weak constitution would be more vulnerable than would be those who enjoy good health and strong constitution. अब आपकी physiological strength कैसी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्ट्रेस के अंदर. अगर आप अपनी फिजियोलॉजिकल हेल्थ को लेकर स्टेबल नहीं है, मतलब आपका फिजिक ही स्टेबल नहीं है, आपकी जो फिजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स अगर वही रिजॉल्व नहीं है ना, तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहेंगे, और कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम्स जो हैं आपको और ज़्यादा बीमार बना देंगी. यही अगर आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, गुड हेल्थ है, आपने अच्छे से अपनी बॉडी को मेंटेन करके रखा है, तो कहीं ना कहीं आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन को ओवरकम कर जाते हैं. नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक मेंटल हेल्थ, टेम्परामेंट, सेल्फ कॉन्सेप्ट आर रिलेवेंट टू द एक्सपीरियंस ऑफ स्ट्रेस. अब साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि मेंटल हेल्थ की, आपकी मेंटल हेल्थ कितनी स्टेबल है, आप किस तरह से अपने मेंटल पीस को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, क्या एक्टिविटीज में आप एंगेज हो रहे हैं जिसके थ्रू आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो कहीं ना कहीं नॉर्मल रहे. या आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट कैसा है, आप सेल्फ के बारे में क्या समझ रहे हैं, आप अपने आप को कितनी वैल्यू कर रहे हैं, आपके थॉट्स की क्या इम्पैक्ट है आपके अपने इंडिविजुअल के ऊपर, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्ट्रेस में. देन टेम्परामेंट कैसा है, कि आप जो इनेट मतलब टेंडेंसी आपकी किसी भी सिचुएशन के प्रति रिएक्ट करने की वो कैसी है, कि आप हर सिचुएशन, छोटी छोटी सिचुएशन में भी गुस्सा ही दिखाते हैं, या आप स्लाइटली डिफरेंट टेक्निक्स अपनाते हैं, या आप कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए अराउज हो जाते हैं, देन यू थिंक अबाउट इट देन रिएक्ट. किस तरह का एंगेजमेंट है आपका, पर्टिकुलर टेम्परामेंट कैसा है, वो डिसाइड करता है कि आपका जो एक्सपीरियंस कैसा होगा स्ट्रेस की तरफ. देन द कल्चरल कंटेक्स्ट इन विच we live determine the meaning of any event and defines the nature of responses that is expected under various conditions. हम कैसे कल्चर में अपब्रिंग हो रहे हैं, किस तरह के कल्चरल कंटेक्स्ट है हमारा, वो भी कहीं ना कहीं बताएगी कि हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हमारा एक्सपीरियंस कैसा होगा, या हमारा रिएक्शंस कैसे होंगे. अगर जैसे हम एशियन की बात करते हैं कंट्रीज़ की, वहाँ पर क्या है, ग्रुपिज्म ज़्यादा है, कि मतलब ग्रुप में रहते हैं, फैमिली के साथ रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें कोई प्रॉब्लम होती है हम फटाफट मम्मी पापा के पास जाएंगे कि अब बताओ हम आगे क्या करें. लेकिन ये अगर हम इंडिविजुअल कल्चर की बात करें तो वहाँ उन्हें हर चीज़ खुद हैंडल करनी होती है. वहाँ मतलब आप देखेंगे तो औरों के कह लीजिए मामले में इतना कोई इंटरफेयर करता नहीं है, कि आपको खुद ही हैंडल करनी होती है जो भी सिचुएशन से आप डील कर रहे हैं. बहुत कम ऐसा होता है कि आप फैमिली से डिस्कस करते हैं वहाँ के इंडिविजुअल्स की क्या चल रहा है उनकी लाइफ में. ऑन दी अदर हैंड हमारे यहाँ ये चीज़ें ऑपोजिट होती हैं. देन फाइनली द स्ट्रेस एक्सपीरियंस विल बी डिटरमाइंड बाय द रिसोर्सेज ऑफ अ पर्सन सच एज मनी, सोशल स्किल्स, कोपिंग स्टाइल, सपोर्ट नेटवर्क्स. अब बात आ गई ना यहाँ कि किस तरह की लाइक हमारे पास में रिसोर्सेज अवेलेबल है, लाइक पैसा कितना है आपके पास में, आपकी सोशल स्किल्स कैसी हैं, कि आप औरों की बात रख पाते नहीं रख पाते, अंदर ही रखना प्रेफर करते हैं, ये भी डिपेंड करता है कि आप सोसाइटी में कितने एक्टिव हैं, सोशली कैसे हैं, कोपिंग स्टाइल कैसे है, कि आपके आगे आपके आज से पहले जो भी प्रॉब्लम्स है उनको आपने कैसे कोप अप किया. देन सपोर्ट नेटवर्क कैसा है, कि आपको सपोर्ट मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है. देन ऑल दीज फैक्टर्स डिटरमाइन द अप्रेजल ऑफ अ गिवन स्ट्रेसफुल सिचुएशन. ये सारे फैक्टर्स मिलकर आपकी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को अप्रेज करते हैं कि वेदर वो ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, ज़्यादा थ्रेटनिंग है, लेस थ्रेटनिंग है. ये जितने भी फैक्टर्स है ना, अब देखिए मल्टीपल फैक्टर्स आपने पढ़े हैं यहाँ पर, ये इतने छोटी छोटी टर्म्स हमें लगते हैं, लेकिन देखिए कितने ज़्यादा पीक पर हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं स्ट्रेस को क्रिएट कर देती है, जिसकी वजह से हम इम्बेलेंस को फेस करते हैं. नेक्स्ट इज साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस. अगर हम साइंस एंड सिम्टम्स की बात करें, द वे वी रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेस वेराइज डिपेंडिंग अपॉन आवर पर्सनैलिटी, अर्ली अपब्रिंगिंग एंड लाइफ एक्सपीरियंसेस. ऑब्वियसली कि हम किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है हमारी पर्सनालिटी कैसी है, किस तरह के इंसान हम हैं. देन हमारी बचपन से ब्रिंगिंग कैसे रही, किस तरह के एटमॉस्फेयर में हम पले बड़े हैं, और उसके बाद क्या है हमारी लाइफ के एक्सपीरियंसेस कैसे, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ट्रॉमेटिक है, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन.
देन एवरीवन हैज़ देयर ओन पैटर्न ऑफ स्ट्रेस रिस्पॉन्स, हर किसी का अपना एक पैटर्न होता है स्ट्रेस की तरफ रिस्पॉन्स करने का. सो द वार्निंग साइंस में वेराई एज मे देयर इंटेंसिटी. हो सकता है किसी के लिए कोई कोई पर्टिकुलर स्ट्रेसफुल सिचुएशन बहुत ज़्यादा इंटेंस हो, वही दूसरा इंसान जो है वो उसको नॉर्मली ले कि नहीं भाई इतना कुछ खास भी नहीं हुआ आपके साथ. वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन और अपने एक्सपीरियंसेस पे. सम ऑफ अस नो आवर पैटर्न ऑफ स्ट्रेस रिस्पॉन्स एंड कैन gauge the depth of the problem by the nature and severity of our own symptoms or change in behavior. किसी किसी को पहले हमें पता होता है कि हमें किस तरह का रिस्पॉन्स देना है, ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन हमारे आगे आई है हम उसकी तरफ कैसे रिस्पॉन्स करें, कितने डेप्थ है उस प्रॉब्लम की, क्या सिवियरिटी है उस प्रॉब्लम की, ठीक है. और उसी के हिसाब से उसके सिम्टम्स के को जान करके हम किस तरह से, हमारे खुद के सिम्टम्स हमें पता है कि हम ऐसी सिचुएशन में ऐसा ही रिएक्ट करते हैं, तो हम अपने बिहेवियर को कहीं ना कहीं चेंज कर लेते हैं. तो वो डिपेंड कर रहा है आप रिस्पॉन्स कैसा प्रोवाइड कर रहे हैं. देन दीज सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस कैन बी फिजिकल, इमोशनल एंड बिहेवियर. क्या आपको पता है कोई भी सिचुएशन आपके आगे आती है आपको फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं बॉडी में, इमोशनल चेंजेस क्या होते हैं और बिहेवियरल चेंजेस क्या होते हैं, उसी के हिसाब से आप अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं. देन एनी ऑफ दी सिम्टम्स कैन इंडिकेट अ डिग्री ऑफ स्ट्रेस विच इफ लेफ्ट अनरिजॉल्व्ड माइट हैव अ सीरियस इम्प्लीकेशंस. अगर आपको पता है कि किस डिग्री पर आपकी बॉडी स्ट्रेस में किस तरह रिएक्ट करती है और उसके बाद भी आप उसे अनरिजॉल्व छोड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो सीवियर या सीरियस इम्प्लीकेशंस फर्दर दिखाता ही है. देन अगर हम साइंस की बात करें कि साइंस क्या होते हैं स्ट्रेस के, द थिंग इज आपको हो जाएगा लैक ऑफ कंसंट्रेशन, कि आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे सही से, आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं या अपने रूटीन पर भी आप सही से फोकस नहीं कर पाएंगे. मेमोरी लॉस होने का चांस होता है कि आपने थोड़ी देर पहले कुछ पढ़ा, अभी आपसे कोई पूछे आपको याद नहीं, क्यों? क्योंकि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड वहाँ था ही नहीं. होता है ना, हम कभी कभी क्लासरूम में बैठे होते हैं, मैम पढ़ा के चली जाती है और हमें ये भी रियलाइज़ नहीं होता कि क्या डिस्कशन हुआ या क्या मतलब मेन टॉपिक्स एक्सप्लेन किए गए. ये कभी कभी हम होते हैं घर से परेशान होकर आते हैं, कुछ भी XYZ या ऑफिस में आप वर्क कर रहे हैं, तो आपका कभी कभी होता है ना काम में ध्यान नहीं लग रहा या उतना टारगेट आप अचीव नहीं कर पाते जितना आपको रूटीन वर्क आप कर लेते हैं, तो वहाँ पर स्ट्रेस के साइन होते हैं. देन पुअर डिसीजन मेकिंग, आप डिसीजंस लेने में बहुत ज़्यादा इनकरेक्शंस शो करेंगे. देन इनकन्सिस्टेंसी मतलब कंसिस्टेंट ही नहीं रहेंगे जो भी एक्टिविटीज़ आप रूटीन लाइफ में फॉलो अप करते हैं. देन आपका सेल्फ एस्टीम कम हो जाएगा. उसके बाद पुअर लॉन्ग टर्म प्लानिंग, आप प्लान नहीं कर पाएंगे अपने फ्यूचर को कि नहीं मेरे ये गोल्स है, ज़रूरी नहीं है बहुत लंबे गोल्स, जो हम मिनिमल छोटे छोटे गोल्स भी बना के चलते हैं उन्हें भी अचीव नहीं कर पाएंगे सही से. देन इमोशनल आउटबर्स्ट, वरी, एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन, ये सब बहुत कॉमन फैक्टर्स माने जाते हैं अगर आप इमोशनली डिस्टर्ब हैं तो. देन डिफिकल्टीज़ विद स्लीप, डिफिकल्टीज़ विद ईटिंग एंड मिस यूज़ ऑफ ड्रग्स. ऐसा भी होता है बहुत ज़्यादा लोग एक तो स्लीप साइकिल अपनी कंप्लीटली डिस्टर्ब कर देते हैं जिसकी वजह से स्ट्रेस जो है और ज़्यादा बढ़ता है. क्यों? आपकी बॉडी को फटीग हो जाता है, आपकी बॉडी और ज़्यादा थक जाती है रिलैक्स होने की जगह, आपकी ईटिंग हैबिट्स बहुत ख़राब हो जाएंगी. अगर आप मिस यूज़ करते हैं ड्रग्स का या आप आर यू एंगेज इन एल्कोहल एंड सिगरेट स्मोकिंग, तो आप देखना लोग स्ट्रेस में होते हैं एकदम से सडन, अगर वो दिन में 2 सिगरेट लेते हैं ना तो उसके लिए वो 4 कर देंगे. अगर वो एल्कोहल की मिनिमल सी अमाउंट लेते हैं ना वो सडन एंगेज हो जाएंगे, उसको रेगुलरिटी में कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं. लास्ट वन इज फिजिकल इलनेस. फिजिकल इलनेस में क्या होता है हमारा स्टमक अपसेट हो जाएगा, हेडेक होना, बैक एच होना, मतलब अलग अलग प्रॉब्लम से आप जूझेंगे. आपको न्यूसिया हो सकता है, डायरिया हो सकता है, ऐसे सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं. Thank you for watching. Do subscribe our channel, like, comment and share with your friends. See you all in the next video. Till then, take care you all.